दोस्तों एक सवाल है आप सभी से मेरा। आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं? जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। वैसे इंजीनियर्स के लिए ना एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है। कहा जाता है कि इंजीनियर्स आर दोज हु कैन डू एनीथिंग अदर देन इंजीनियरिंग। देखिए सुनने में तो बहुत दुखद बात लगती है, बट बात सच भी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है हाउस ऑफ पैनल का। अभी हाल फिलहाल में इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2020 में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, मतलब सीएससी एग्जाम में मान लो 1000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें से 70% जो थे वो टेक्नोक्रेट थे। कहने का मतलब ये है कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे। अब यहां अगर इसे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए ना, मतलब ये जो 70% स्टूडेंट्स थे इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए, तो ऑलमोस्ट 65% आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और 4% मेडिकल बैकग्राउंड से थे। अब कहने को तो ये बात बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि यहां अगर आप सिविल सर्विसेज को देखें ना, तो ज्यादातर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी के हैं, बट कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं हर एक इंजीनियर में। पहली चीज तो ये, एक इंजीनियर और या मेडिकल साइंस का स्टूडेंट अभिमन्यु की तरह है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए 11वीं 12वीं में इन्हें नीट और जेई की तैयारी में डाल दिया जाता है, तो कंपटीशन के बारे में ना ये बहुत पहले से ही जानते हैं। कैसे कंपटीशन की तैयारी की जाती है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कुछ चीजों से वो पहले से ही फेमिलियर होते हैं, और ये एक्सपोजर ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज, जब ये इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं ना, मतलब ये जेई और नीट की तैयारी करते हैं, उस समय इन्हें पता होता है कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने इस तरह का प्रेशर कभी झेला ही नहीं है। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि अभी जो एग्जाम इतना ज्यादा टफ होता जा रहा है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तीसरी चीज, इन्हें पता है स्मार्ट वे ऑफ स्टडीज। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए मैं भी एक इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि हमने ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट के पेपर दिए 4 सालों में। इसके अलावा मिड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं जो एक सेमेस्टर में 2 बार होते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि 80 एग्जाम ये प्लस 20 ये, 120 एग्जाम देते हैं हम 4 साल के अंदर। साथ के साथ बहुत से असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ये सब चीजें हमारे को पढ़नी पड़ती है। तो हमें पता होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, इस एग्जाम में इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए 2006 में ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो ज्यादा एग्जाम को क्रैक किया करते थे। ऑलमोस्ट 43% जो स्टूडेंट थे वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से ही थे, बट आज की डेट में ये घटकर 23% रह गए। वेराज इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात की जाए ना, तो 31% से स्टार्ट होके ये 65% पे पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए। और इसके पीछे ये सिर्फ 3 चीजें नहीं है जो मैंने आपको कहा कि प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, कंपटीशन, स्मार्टनेस है प्रिपरेशन में। इसके अलावा एक मेजर रोल अदा करता है सी सेट भी। देखिए मैं ये मानता हूं कि ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स के साथ ना ये सी सेट कई बार बहुत जाती कर देता है। जैसे पिछले साल का ही एग्जाम ले लीजिए, इसमें सी सेट बहुत ज्यादा टफ था, कैट के लेवल का था। तो हर एक के बस की बात नहीं होती कि ये सी सेट क्लियर कर सके। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके जीएस पेपर 1 में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन सी सेट के कारण उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो ये इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम, एक चैलेंज रहता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स को है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए ना, तो इनके साथ भी कम प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 30 मेजर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे सीएससी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से सिर्फ 3 ही ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनके ऑप्शनल अवेलेबल है। एक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अब प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों को भी अगर कोई तैयार कर रहा हो ना, मान लो किसी ने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सिलेबस इतना टफ है कि उनके लिए अपने आप से तैयारी करना मुश्किल है, और इन सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी नहीं मिलती है। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि इनको ना चाहते हुए भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। और यहां पर आती है एक मेजर चैलेंज कि भाई 10वीं के बाद इन्होंने कभी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, और उनको इतनी डिटेल में पढ़ना पड़ता है इन्हें ऑप्शनल के लिए, कि भाई इनके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है मेंस का पर्सपेक्टिव। तो यहां ऑलमोस्ट आप देखेंगे दोनों के लिए बराबरी का मुकाबला है, जहां पर एक तरफ एज है ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेंस में, वेयर एज एक एज रहती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सी सेट में। अब इन दोनों में से जो भी प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लेगा एग्जाम का, वो सिलेक्ट हो जाता है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हो रहा है भारत के अंदर। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि वर्कलोड काफी इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट्स की बहुत सी स्कीम आ चुकी हैं। इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है आपका आईएएस। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि इनका वर्कलोड उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जितना ज्यादा आप स्कीम्स को देखते हैं। अब जितनी ज्यादा स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना होगा, इनके पास उतना ही कम समय रहेगा कि वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर सके, उनकी प्रॉब्लम समझ सकें। और साथ के साथ इनके पास उतनी ज्यादा आप कह सकते पावर्स भी नहीं है जितनी इनके प्रीडिसेसर्स के पास हुआ करती थी, और ना उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से अभी डिक्लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। इस रिपोर्ट में इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड भी बताए गए हैं, जैसे हमें सेंसिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए, लोक कल्याण की नीति को आप कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों की परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर आपको अपनी अप्रोच में ह्यूमेन और एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, तभी आप लोगों की मदद कर पाएंगे और तभी आप एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे। इसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत से चेंजेस किए, जहां पर इनकी एफिशिएंसी, एनर्जी और इंटेंसिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है ताकि ये पब्लिक डीलिंग के अंदर एफिशिएंट हो सके। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।